नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ डी सुदावत। आज कक्षा 12 के इतिहास विषय के प्रथम अध्याय से रूबरू हुए हैं। प्रथम अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत। सबसे पहले तो किसी भी विषय को गहनतापूर्वक अध्ययन करने के लिए हमें स्वयं नोट्स तैयार करने होते हैं। नोट्स को तैयार करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि की नोट्स जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वे आप स्वयं एक बार दो बार चैप्टर को पढ़ने के बाद स्वयं तैयार करें। इसमें जो बातें जो आपको याद नहीं है, कठिन है, महत्वपूर्ण है, उनको आप स्वयं लिखने का प्रयास करें। तो जिस प्रकार मैंने यहाँ लिखा है भारतवर्ष, एक की कैसे तो एक फैक्ट इसके अंदर लिखा है कि समुद्र के उत्तर में, बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका विष्णु पुराण में भारतवर्ष नाम से उल्लेख किया गया है। इसमें ये इस फैक्ट से आपके 1 या 2-3% जो भी है वो तैयार हो सकते हैं। अब हम आते हैं इस पार्ट के नेक्स्ट टॉपिक में। इसके अंतर्गत प्रारंभ में दिया गया है कि जो भारत जो वैभव अतीत के अंतर्गत मतलब शुरुआती प्राचीन या कह सकते हो स्वर्णिम भारत का काल जो रहा है उसके बारे में। अब ये भारत की जो पृष्ठभूमि या भूभाग किस प्रकार क्या रहा है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल, महाभारत काल, वैदिक सभ्यता का काल, पुरातन संस्कृति वो विद्यमान रही है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, इसके बारे में उल्लेखित किया गया। अलग अलग विद्वानों के मतों का उल्लेख किया गया है। अब हम आते हैं भारतीय इतिहास की जानकारी के बारे में। अब भारतीय इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं या भारत के इतिहास की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत भारतीय इतिहास की जानकारी के 2 प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया गया है। पहला स्रोत साहित्यिक स्रोत, दूसरा आता पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? साहित्यिक स्रोत मतलब इतिहास को जानने के लिए रचित रचनाएं, ग्रंथ या विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकें जो कि इतिहास को परखने, उसको जानकारी को प्राप्त करने में आसानी करती है। दूसरा आता है पुरातात्विक स्रोत, जो पुराने अवशेषों या पुराने जो उत्खनन से प्राप्त चीज़ें या स्थित अलग अलग प्रकार के लेख, उनसे हमें जानकारी मिलती है इतिहास को समझने में। तो हम पहला जो टॉपिक है भारतीय इतिहास को जानने का जो साहित्यिक स्रोत उसके बारे में। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भी 3 बातें आती है: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्य क्या होता है? यदि हम देखें धार्मिक साहित्य का ये कोई आपको एक परिभाषा या कह सकते हो धार्मिक साहित्य का फैक्ट क्या है, तो धार्मिक साहित्य मतलब हिंदू धर्म के वेद, पुराण, महाकाव्य या उपनिषद जो है, या बौद्ध या जैन धर्म के द्वारा रचित जो भी ग्रंथ रचनाएं हैं उनको कर्मकांडों के द्वारा उल्लेखित किया गया, वो है धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भी 3 टॉपिक दिए हैं। धार्मिक साहित्य को हमने अलग अलग 3 भागों में बांट दिया है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य क्या होता है? तो आप देखा होगा ब्राह्मणों द्वारा वनों में इन साहित्यों को लिखा गया है, रचा गया है। इसमें कर्म कांड, यज्ञों का उल्लेख मिलता है, उनकी जानकारी मिलती है। और ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन या सर्वप्रथम वेदों की रचना की गई है, सर्वप्रथम वेद है। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत भी अलग अलग टॉपिक मिलते हैं, क्योंकि आप देखोगे ब्राह्मण साहित्य को भी हमने अलग अलग 4 भागों में बांट रखा है: वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य और स्मृतियाँ ग्रंथ या स्मृति ग्रंथ कह सकते हो। तो इन चारों को भी आप देखोगे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत लिया गया है। तो पहला आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आप वैदिक साहित्य क्या होता है? जो वेद, उपवेद या वेदांगों की जो रचना है या किस प्रकार उसको रचित किया गया है उनको वैदिक साहित्य कहा गया है। और वैदिक साहित्य में क्या मिलता है? आर्य सभ्यता की संस्कृति की जानकारी मिलती है। किसमें? वैदिक साहित्य में। अब बताइए वेद 4 है। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इनको यदि कहें धर्म और काम मोक्ष के हिसाब से भी इसको बांट सकते हैं। जो इनकी रचना है वो मानव जीवन जीने का एक प्रमुख आधार रहा है। अब यदि हम कहें ऋग्वेद जो कि धर्म का उपासक के रूप में कार्य के रूप में इसका उल्लेख किया गया है और ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल है और 1028 सुख का उल्लेख किया गया है। फिर आता है सामवेद। सामवेद में आर्य द्वारा
जो गायन सामग्री का उल्लेख किया गया वो किसमें आता है, सामवेद में आता है। सामवेद जो कि काम, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें अंतर्गत काम का इसका उल्लेख मिलता है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंतर्गत आपको यज्ञों से संबंधित जो विवरण है वो इसमें मिलता है। यजुर्वेद को आपके मोक्ष का जो आधार माना गया है। इसके बाद आपके अर्थवेद, अर्थवेद के अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान, औषधियाँ, तंत्र मंत्र या निष्ठापूर्वक जो भी कार्य होता है वो किसमें, अर्थवेद में उल्लेखित किया गया। अर्थवेद में अर्थ तो धर्म आपके, फिर काम, फिर मोक्ष और अर्थ, इनका समयबद्धतापूर्वक जो रचना का कार्य किया गया। अब इन 4 वेदों के 4 उपवेद भी है। इन 4 वेदों के 4 उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का आता है आपके आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंतर्गत क्या आता है, आयुर्वेद में आता है चिकित्सा की जानकारी। फिर सामवेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद में आता है आपके संगीत कला की जानकारी। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंतर्गत जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद के अंतर्गत हमें वास्तुकला की जानकारी मिलती है। फिर अर्थवेद, अर्थवेद का उपवेद है शिल्पवेद, जिसमें सैन्य विज्ञान का उल्लेख किया गया है। अब इन 4 वेदों और 4 उपवेदों के अंतर्गत के अलावा हमें वेदों की रचना के लिए क्या जरूरी है, अंग। किसी भी कार्य कह सकते हो, उसके लिए अलग अलग पार्ट, अंग वगैरह जो भी होते हैं उसके बारे में। तो वेदांग जो वेदों के 6 अंग है, कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसमें क्या देखिए, पहला आता है शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण और स्वर की जो व्याख्या की गई है, विधि बताई गई है कि शिक्षा के अंतर्गत कि जो वेद की किस प्रकार रचना हुई है। कल्प, कल्प के अंतर्गत वेदों के कर्म अनुसार, वेदों के कर्म अनुसार जो यज्ञ मंत्र है उसका उपयोग होता है, किया जाता है। व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय के जो योग शब्दों की व्याख्या किस प्रकार होती है वो व्याकरण के अंतर्गत आती है। फिर निरुक्त, निरुक्त में वेदों में जिन शब्दों को उल्लेख किया गया उनका निर्माण व उत्पत्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। छंद जो पदी रचनाएं जो वेदों में की गई है उसका उपयोग किया जाता है। फिर ज्योतिष, यज्ञ कर्मकांड के लिए समय, तिथि, स्थान और उसके लिए इस ज्योतिष ज्ञान का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए वेदांत 6। इसके अलावा जो आप देखोगे वैदिक साहित्य, उसके बाद पुराण, तो आपके 18 पुराण हमारे भारतीय इतिहास के अंतर्गत व्याप्त है। 18 पुराण के अंतर्गत मुख्य जो है आपके मार्कंडेय पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, इनका उल्लेख जो कि अलग अलग प्रकार के इतिहास या कह सकते हो विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। महाकाव्य, भारतीय इतिहास के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन को पुरुषोत्तम रूप में किस प्रकार जिया गया उसका उल्लेख मिलता है। फिर आता है महाभारत महाकाव्य। महाभारत के अंतर्गत वेद व्यास द्वारा रचित इस महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानव जीवन को कर्म प्रदान किस प्रकार जीवन जीना चाहिए उसका महत्ता का प्रयास किया गया है। फिर स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत ऋषि मुनि द्वारा ईश्वरीय साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान या ये कर्म कांडों के द्वारा अपने उन ज्ञान को या उस कह सकते हो उस रचनाओं को किताबों के माध्यम से रचने का प्रयास किया है, उनको स्मृति ग्रंथ या कहा गया। जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ, उसका उल्लेख देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे ये तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है, ये धार्मिक साहित्य में जो चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा टॉपिक है साहित्यिक स्रोतों में धर्मेतर, मतलब धर्म के अतिरिक्त और कौन कौन से क्या इतिहास को जानने के स्रोत है। तो इतिहास को जानने के लिए धर्म के अलावा भी आप देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण देखने को मिलते हैं। अब ऐतिहासिक मतलब इतिहास को परखना, जानना के लिए जानने के बारे में हमें कुछ जो ऐतिहासिक ग्रंथ देखिए, तो ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा रचित, जो मौर्य काल के चाणक्य को या कौटिल्य जिन्होंने शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से किस प्रकार उसको उल्लिखित किया उसका ये जो जानकारी देखने को मिलती है। फिर कह सकते हो नीतिशास्त्र, जो कामंदक
विद्वान थे उसने किस प्रकार इतिहास को राजव्यवस्था की नीतियों के माध्यम से उल्लेखित करने का प्रयास किया गया। तो ये किताब जिसके द्वारा रचित है, ये पुस्तक है। फिर राजतरंगिणी, राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी, अर्थात राजाओं का जो समय प्रवाह है, ठीक है, तो राजाओं के इतिहास को यहाँ बताया गया है। तो ये कल्याण द्वारा लिखित है। कल्याण के द्वारा महाभारत काल से 12वीं शताब्दी तक इतिहास को सटीक व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। पहला भारत का प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ जो है किसी विद्वान द्वारा लिखा गया वो है कल्याण द्वारा राजतरंगिणी। इसके बारे में आप अगले पार्टों में विस्तृत विवरण के अनुसार पढ़ेंगे। फिर विश्व साहित्य ग्रंथ, विश्व साहित्य ग्रंथ का इसमें आता है अर्ध ऐतिहासिक आपके ग्रंथ, या कह सकते हो जीवन चरित्र ग्रंथ, जो किसी राजा विशेष या शासक विशेष, या कह सकते हो कि इसमें आपके किसी एक मुद्दे विशेष को इंगित करने का प्रयास किया गया है। तो कुछ बातें ग्रंथों के माध्यम से, जैसे मिताक्षरा जो किताब है जो कि मेघातिथि द्वारा लिखी गई है। फिर प्रबंध कोश राजशेखर द्वारा, विक्रमांक चरित्र जो कि विलन द्वारा, बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष द्वारा, ये पुस्तकें हैं। आप देखोगे जो विश्व साहित्य ग्रंथ है इसमें आपको अलग अलग विद्वानों द्वारा अनेकों पुस्तकें देखने मिली। जैसे हम इस बारे में पहले पार्ट के बारे में बात करें तो पहले पार्ट के अंतर्गत हमारे को लगभग 25, 30 या 40 किताबें मिलेगी अलग अलग रचनाओं द्वारा। उन किताबों को आपको नाम लेखक के नाम से उसको याद करने, ऐसे उस प्रकार जैसे आ गया विलन की पुस्तक का नाम बताइए तो विक्रमादेव चरित्र। तो यहाँ एक तो जीवन चरित्र, खूब सारे हर्ष चरित्र, बाण पढ़ के, ऐसे आपको खूब किताबें मिलेगी। तो उन किताबों को आपको याद करना है, लिखना है। फिर आगे क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्र विशेष के लिए, तो इसमें दो मुख्य जो क्षेत्रीय विषय अंतर्गत रचनाओं का उल्लेख मिलता है। एक आता है तेलुगु ग्रंथ है, दूसरा राजस्थानी ग्रंथ। तेलुगु भाषा के अंतर्गत राजस्थानी भाषा में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किताबों की रचना के माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विदेशी विवरण, भारतीय इतिहास को जानने के लिए बाहरी विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रताप, विवरण, जीवनियों का उल्लेख किया है, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यूनानी साहित्य मतलब यूनान से आए हुए लोगों की रचनाओं में भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। या चीनी विवरण, चीनी यात्री भारत में आए, एनसान हो, फायान हो, जो भी है, उनके माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर आता है तिब्बती वृत्तांत, जो तिब्बत जो का भूभाग है वहाँ के लोगों के द्वारा या वहाँ से यहाँ आने के पश्चात उन्होंने किस प्रकार भारतीय इतिहास को व्यवस्थित दर्ज करने का प्रयास किया, उल्लेखित किया है, उसके बारे में हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये हो गया आपके धर्मेतर साहित्य में धर्म के अतिरिक्त कौन कौन सी किताबों, रचनाओं, ग्रंथों के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। फिर तीसरा आता है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ आप देखोगे किसी भी व्यक्ति या कह सकते हो मानव जाति के किसी वंश, कह सकते हो किसी कुल, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वंशावलियों का उल्लेख भी मिलता है। उसके माध्यम से हमें भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो वंशावलियाँ जो कि प्रारंभिक काल में जैसे राजपुरोहितों द्वारा या अलग अलग जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा, जैसे आप देखा होगा राव है, भारत है या पंडे, इनके द्वारा भी वंश आधारित रचनाओं का उल्लेखित कार्य किया गया है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनके लोगों का इतिहास लिखने का उन्होंने प्रयास किया है। इसको हमारे जो भारतीय न्यायालय है उसके अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत इसका जो उल्लेख किया गया है उसमें इसको प्रमाण माना गया। यदि वंशावली के अंतर्गत जो बातें उसमें लिखी गई है तो उसको भी एक साक्ष्य, एक दस्तावेज के रूप में माना गया है। तो वंशावली के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति के, उसके वंश के बारे में, कुल के बारे में, उसके स्थान, उसके विवाह संबंधों, उसकी जाति, धर्म, अलग अलग प्रकार की जानकारी हमें मिलती है और उसी माध्यम से हम भारतीय इतिहास की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके साहित्यिक स्रोत। उसके अंतर्गत धार्मिक साहित्य, धर्मेतर और वंशावली के माध्यम से हमने भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास किया। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत मतलब पुराने जो अवशेष, पुरानी चीज़ें, पुराने जो लेख, उसके माध्यम से हमने भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास इस प्रकार करना चाहिए। तो इसमें भारतीय इतिहास को जानने के लिए आपके जो ये 5-6 जो अलग अलग भाग बांटे गए हैं, ठीक है। तो अब उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ या शैल चित्र या कलाकृतियाँ, इसको 5 को साथ में ले सकते हैं, शैल चित्र, कलाकृतियाँ या अलग भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से 5 भाग है, छठा जो है इसकी मूर्तियों के साथ भी हो सकता है। अब इसमें भी जो अभिलेख है उनको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, आपके मूर्ति लेख और ताम्रपत्र लेख, ये 5 प्रकार के लेख हैं। इन लेख, ये लेख क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको अगले नेक्स्ट क्लास में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित कुछ समस्या या कुछ महत्वपूर्ण कोई मुद्दा आपको लगता है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।